Hello everyone, welcome back to my channel The Blended Learning. Hi, I am Bhumik and before starting this video, I hope you and your family are safe at home. So इस वीडियो में मैं क्लास 9 की हिस्ट्री का एक मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन उससे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसलिए इसे पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। सो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। 14 जुलाई 1789। On this date, the Paris state was on high alert because the king ordered his troops कि अपने लोगों को जाकर मार दो और उन्हें ये बताओ कि एक राजा के खिलाफ बगावत करने का क्या मतलब होता है। जैसे ही लोगों को ये खबर लगी तो almost 7,000 men and women gathered around the governmental areas to get arms यानी कि guns। यहाँ बहुत सारे लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की ओर बढ़ने लगे और वहाँ जो किंग का सबसे पावरफुल कैसल था बेस्टियल, वहाँ लोगों ने उनके कमांडर इन चीफ को बहुत बेरहमी से मार भी दिया था। उसी के साथ साथ वहाँ ढेर सारा एम्यूनेशन, गन्स, बुलेट्स, ये सारी चीज़ें भी कलेक्ट हो चुकी थी लोगों के पास। इसी के साथ साथ यहाँ ये हो गया था कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने को आई तो बेस्टियल जो कि किंग का सबसे अच्छा और सबसे प्रोटेक्टिव कासल था, उसकी लोगों ने ईंटें मार्केट में सोल्ड करना चालू कर दी थी, सिर्फ इस वजह से ताकि उस दिन को एक याद के तौर पे हर एक घर में रखा जाए। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings extended the throne of France। यानी कि इनका जो बॉर्बन फैमिली, जो रॉयल फैमिली मानी जाती थी फ्रांस की, ये उसके किंग थे और वो इनका नाम था लुइस 16। जब ये 20 इयर्स के ओल्ड हुए तो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस जो कि मैरी एंटोनी थी, उनसे इनकी शादी हो गई। Upon his accessories, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France। यानी फ्रांस की फाइनेंशियल थिंग बहुत ही गड़बड़ हो चुकी थी, यानी कि फ्रांस के पास ना फंड से ना कुछ। इस वजह से फ्रांस को टैक्स इम्पोज करने पड़े, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है इस रिवॉल्ट के पीछे। अब मैं इस रिवॉल्ट यानी कि इस रेवोल्यूशन के पीछे कुछ कारण बताऊंगा कि ये रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था। तो अब मैं कुछ रीजंस की बात करूंगा जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था फ्रेंच पीपल से। तो अगर हम लोग देखें, मैं थोड़ी देर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ एक फ्रांस कंट्री के, यानी कि ये जो कंट्री थी इसकी फाइनेंशियल हालत कैसी थी और जो लोगों की सोसाइटी है उसमें कैसे डिविजन्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर 3 मेजर डिविजन्स थे। पहला था क्लेरिक्स, दूसरा था राजा और उसकी फैमिली, और तीसरा था सारे लोग, बिजनेसमैन, कारपेंटर्स, वर्कर्स, लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब जो लॉ बनाते थे पीपल, वो सारे एक जगह रहते थे, यानी कि ये थर्ड एस्टेट होता था। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट होता था वो था मतलब किंग का, और साथ ही साथ चर्च से रिलेटेड लोगों, यानी कि चर्च के फादर हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए जो चर्च से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल हालत की बात करें तो ये कंट्री एक लॉस्ट ट्रेजरी हाथ में दी गई थी लुइस 16 किंग के हाथ में, क्योंकि इनका जो परिवार था जिसको रॉयल फैमिली, द बॉर्बन फैमिली भी कहते हैं हम लोग, तो वो इस तरह से उन्हें एक लॉस्ट ट्रेजरी देके गया कि ऑलरेडी उनके पास लोन था। और जब वो मैरिड हुए तो उनकी जो शादी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस से, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन ने ऑलरेडी कुछ कैप्चर करके रखी थी, और जो उनकी प्रिंसेस थी उन्होंने डिसाइड करा कि हम इनको फ्री कराएंगे और इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, जिसके अंदर मिलिट्री एक्सपेंसेस बहुत खर्च हुआ और फ्रांस की इकोनॉमी फिर से डूब गई। उसी के साथ साथ जब इनका लग्जरी मेंटेनेंस भी आने लगा, यानी कि ये लोग बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे, जिसकी वजह से इनकी सिर्फ साफ सफाई, महलों की साफ सफाई से ही बहुत एक्सपेंसिव आता था। साथ ही साथ देखें, ऊपर से बहुत सारी कंट्रीज से लोन लेके रखा था और सारी कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट ऑफ रेट जो थे वो बढ़ा के 10% कर दिए थे, यानी कि टोटल इसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही गंदी थी फ्रांस की। अब यहाँ पर बेचारे लोग जो राजा थे उन्हें एक आइडिया आया कि हम लोग और ज्यादा टैक्स इंपोज करेंगे इन पे। अब राजा इनसे 3 टाइप्स में टैक्स लेने लगा, और साथ ही साथ जो क्लेरिक्स थे, यानी अगर बोलूं तो जो लोग थे चर्च से रिलेटेड, वो एक अलग से टैक्स लेते थे। मतलब टोटल मिला के सारे लोगों को 4 प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। अब हम डिस्कस करते हैं इन 4 प्रकार यानी 4 टाइप्स ऑफ टैक्स विच आर गिवन बाय पीपल टू द किंग ऑफ फ्रांस। जैसे कि हम अब सब लोग जानते हैं
कि सारे प्रिविलेजेस सिर्फ राजा के लोग यानी सोसाइटी के जो दो सेक्टर थे, क्लेरिजी और तो और जहाँ राजा की फैमिली रहती थी वो, इन दोनों को ही मिलती थी। अब बात करेंगे टैक्स की, नेम की। तो सबसे पहला जो टैक्स राजा की फैमिली लेती थी वो थी फीडुअल ड्यूज। फीडुअल ड्यूज के बाद जो चर्च लेता था वो था थैटीज, और तेली करके भी एक टैक्स था जो राजा और उसकी फैमिली रहती थी। कुल मिला के ये 3 टैक्स होते थे, पर हमने देखा था कि 3 टैक्स सिर्फ और सिर्फ राजा की फैमिली लेती थी, और जो चर्च लेता था वो मिला के 4 होते हैं। तो जो चौथा टैक्स है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हर चीज का एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे टैक्स इम्पोज कर दिए गए हैं लोगों पे, और ऐसा ही करने से लोगों खुद को ही लगता होगा कि इतने टैक्स का सरकार करेगी भी क्या, और सिर्फ उनकी लग्जरी लाइफ और सारे मेंटेनेंस के लिए इतना सारा टैक्स लेने एक अच्छी बात भी नहीं है। इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, सिर्फ यही रीजन नहीं है। अब वीडियो के इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे और क्या रीजन थे का क्या हुआ इस रिवॉल्यूशन के बाद, और क्या क्या चेंजेस थे जो फ्रांस से इससे फ्रांस और क्या क्या चेंजेस थे जो फ्रांस ने इस रेवोल्यूशन के बाद पाए। So hope this video was useful to you. If you like this video, please give it a like, subscribe to my channel, also press the bell icon so you never miss my videos. Also follow me on social media platforms. Links are given below. So hope you guys enjoyed this video. Thank you all. Thanks for watching. Bye.